चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम सबको पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट या आप कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट या आप कह सकते हो सिंपल फ्यूचर, ये टेंस हम सबको आज पढ़ना है। ठीक है, पिछले टेंसेस में हम लोग 5 तक कवर कर लिए हैं। अब ये जो 2 टेंस है थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, कवर करेंगे जल्दी से, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर काम करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट या इसी को हम लोग सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस ये आज का हमारा टेंस है, यही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आप सबको क्लियर दिखाई तो दे रहा है ना? तो सिंपल फ्यूचर टेंस या सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम सबको सीखना है। अब देखिए, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, फ्यूचर कोई टेंस नहीं था। हमारे जीवन में केवल 2 टेंस थे, एक प्रेजेंट था और एक पास्ट था। केवल 2 टेंस हमारे पास थे, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। 2 ही टेंस हमारे पास हुआ करते थे। हम प्रेजेंट से ही फ्यूचर का काम कर लेते थे। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बताया था कि यदि हम कोई काम भविष्य में होना है तो 2 काम से कर सकते हैं, या तो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का यूज करके फ्यूचर टाइम लगा दो, या तो क्या करो, पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाइए, प्लस फ्यूचर टाइम लगा दो। क्या लगा दीजिए? फ्यूचर टाइम लगा दीजिए। तो भी ये क्या बन जाता था? फ्यूचर टेंस बन जाता था। तो भी क्या बनता था? फ्यूचर टेंस। और दूसरा वाला हमने जो सीखा था, दूसरा ये सीखा था कि अगर आप वर्ब टू बी के साथ, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी में कौन कौन? केवल इज एम आर, कौन? इज एम और आर। इसके साथ साथ आप क्या जोड़ दो? गोइंग टू, गोइंग टू। ठीक है, और इसके बाद चाहो तो आप फ्यूचर टाइम जोड़ दो, फ्यूचर टाइम जोड़ दो। तो इन दोनों स्ट्रक्चर से फ्यूचर ही पता चलता था। दोनों से क्या पता चलता था? फ्यूचर ही पता चलता था, मतलब फ्यूचर टेंस होता था। लेकिन हम लोग उसे फ्यूचर टेंस नहीं कहते, उसे हम लोग फ्यूचर टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्यूचर टाइम कहेंगे। उसे हम लोग फ्यूचर टाइम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर टेंस जो हम लोग प्रयोग कर रहे होंगे वो यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके हम लोग फ्यूचर के टाइम को दिखाना चाह रहे होंगे। फ्यूचर के टाइम को दिखाना चाह रहे होंगे, न कि फ्यूचर टेंस को दिखाना चाह रहे होंगे। बड़ी बात है, समझ रहा हूं क्या कह रहा हूं कि अगर इसका हम यूज करते हैं तो फ्यूचर टाइम पता चलता है, फ्यूचर टेंस नहीं पता चलता। टाइम और टेंस में अंतर होता है, आप जानते हो। टेंस की मदद से हम टाइम को दिखा सकते हैं, तो इसी की मदद से हम लोग इसे टेंस दिखा दिया करते थे। इसलिए हमको फ्यूचर की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए हमें फ्यूचर टेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ग्रामरियन ने धीरे 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 सोचना चालू किया और उनके दिमाग में एक नई उपज आना चालू हो गई कि ऐसा कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, ऐसे कुछ रूल्स बनाए जाए, ऐसे कुछ रेगुलेशंस बनाए जाए जिससे फ्यूचर नाम का टेंस पैदा हो। तो फ्यूचर नाम का टेंस पैदा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक नया हेल्पिंग वर्ब बनाना चालू कर दिया। पहले इससे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखूं माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स go to अमेरिका नेक्स्ट डे। ठीक है, मैंने लिखा मोहन is going to attend a party tonight। ठीक, ये 2 सेंटेंस हमने लिखे हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक समझूं, सिर्फ यहां से यहां तक समझूं, माय पेरेंट्स गो टू अमेरिका, मेरे माता पिता अमेरिका जाते हैं, ये बात समझ में आएगी। लेकिन जैसे ही हम इस नेक्स्ट डे पर बात करना चालू करते हैं वैसे ही पता चलता है अगले दिन जाते हैं। अगले दिन जाते हैं मतलब अगले दिन जाते हैं नहीं, ये फिक्स टाइम दे रहा है आगे होने के लिए।
अगला काम जो होगा, जो आपका नेक्स्ट डे हो रहा है, वो अगले दिन के बारे में बता रहा है, और अगला दिन फ्यूचर टाइम बताता है। तो जैसे ये फ्यूचर टाइम बताएगा, ये पूरा का पूरा टेंस जो सेंस देना चालू करेगा, वो फ्यूचर का देना चालू कर देगा। वो किसका देना चालू कर देगा? फ्यूचर का देना चालू कर देगा। बात समझ में आ रही है ना? तो माई पेरेंट्स गो टू अमेरिका नेक्स्ट डे, मेरे माता पिता कल अमेरिका जाते हैं, नहीं कल अमेरिका जाएंगे। ठीक है, तब आप ऐसे समझने लग जाओगे। दूसरी बात यहां पर देखो लिखा गया, मोहन इज गोइंग टू अटेंड पार्टी टुनाइट। अब अगर इस सेंटेंस को हम यहां से लेकर के सिर्फ यहां तक समझें, तो आप कहोगे कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज लगी हुई है और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, तो ऐसा ही नियम होता है कॉन्टिन्यूअस का। ये बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम टू नाइट देखते हैं, तो इसका ये पता चलता है कि अभी वो टाइम नहीं है, ये टू नाइट जो है वो अभी वो टाइम नहीं हुआ, बल्कि आज अभी कुछ देर बाद होगा, और ये फ्यूचर टाइम को शो करेगा। और जैसे ही ये फ्यूचर टाइम को शो करेगा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होने के बावजूद भी सेंस किसका देने चालू कर देंगे? फ्यूचर टाइम का सेंस देना चालू कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस काम से हम लोग अपना काम तो कर लेते थे, हम लोग अपने प्रेजेंट के ही माध्यम से फ्यूचर का काम कर लेते थे। ये चीजें हम लोगों ने सीखा। तब कैसे, जब ये फ्यूचर बनने लगा, तो कैसे बनाएंगे? तो दो हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। कौन सी दो हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे? एक शैल और एक विल। शैल और विल नाम के दो हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह आप लिख लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हो गया भैया? चलिए आइए अब बात को थोड़ा सा और आगे। अब बात आती है हमारे फ्यूचर की। तो जब फ्यूचर की बात आएगी, तो पहले तो पहचान हमको पता करना पड़ेगा कि कौन सा वाक्य हम देखेंगे जिसे हम फ्यूचर माने, कैसा वाक्य हम लोग देखेंगे उसे फ्यूचर माने। तो याद रखिए, पहचान सबसे बड़ी चीज है। पहचान पहले हम लोग जानते हैं। पहचान, जब हिंदी वाक्यों के अंत में, जब हिंदी वाक्यों के अंत में, जब हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, गु नहीं, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्य, तो ऐसे वाक्य सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहे जाते हैं, टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको गागी के दिखाई दे दे, तो आप उसे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य मानेंगे। ठीक है, बात समझ पा रही है? अब देखो ये वाक्य होते कैसे हैं, जरा उसे भी देख लिया जाए। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा, उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रिया अपने घर वापस जाएगी, प्रिया अपने घर वापस, प्रिया अपने घर वापस जाएगी। ठीक है, मैंने लिखा हम दोनों आपके साथ साधना को खाना खिलाएंगे।
खिलाएंगे। ठीक है, आगे लिखा नियति, नियति प्रीतम के साथ स्कूल नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है, ये हमने 3 वाक्य लिखे। जरा हम तीनों वाक्यों को पढ़कर समझ लेते हैं। एक और लिख देता हूं, क्या आप सब लोग मेरे साथ अंग्रेजी सीखेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। आइए जरा इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। मैंने कहा कि यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको गागी गे दिखाई दे दे, क्या दे, गा गी गे, हाँ बोलो तो, अरे कुछ तो बोल दो यार, गा गी गे। अगर आपको गा गी गे दिखाई दे देता है तो आप उस वाक्य को, कौन सा वाक्य जिसके अंत में गागी गे दिखाई दे रहा है, उस वाक्य को आप लोग क्या समझोगे कि वो सिंपल फ्यूचर का है, या तो आप उसे कह सकते हो कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, या तो वो सिंपल फ्यूचर का है या तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। दोनों दोनों आप कह सकते हो, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आइए जरा इसे देखते हैं। आप देखिए यहां पर कि वाक्य के अंत में जब ये शब्द हमने जाएगी देखा तो यहां पर एक शब्द आपको मिला गी। क्या मिला, गी। जब इसको अंत में हमने देखा तो यहां पर एक शब्द आपको मिला गे। क्या शब्द आपको मिला, गे। यहां जब हमने देखा तो यहां पर फिर से आपको एक शब्द मिला गी। क्या मिला, गी। यहां पर एक शब्द आपको मिल रहा है गे, एक शब्द आपको मिल रहा है गे। इसका मतलब एक बात तो हम कह सकते हैं बड़े सख्ती से कि इन वाक्यों के अंत में गी गे गी गे गा आ रहा है ना। जैसे एक वाक्य में और लिख देता हूं, मैं क्या मैं इस बार पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। अब आप देख रहे हो कि इस वाक्य के अंत में जो ये शब्द जाऊंगा है उसके अंत में कौन सा शब्द आया है भैया, तो आप कहेंगे गा। कौन सा शब्द आया है, तो आप कहेंगे गा। इसका मतलब ये सब के सब जो वाक्य हैं, ये सब के सब जो वाक्य लिखे गए हैं उनके अंत में गी गे गी गे गा कुछ न कुछ आ रहा है। इसका मतलब ये सब के सब वाक्य जो होंगे वो कौन से वाक्य होंगे, या तो आप कह लो इन्हें सिंपल फ्यूचर है, कह लो, या तो आप सिंपल फ्यूचर है, या आप इन्हीं वाक्यों को कह सकते हो कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। किसके हैं भैया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। ठीक है जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। तो आप इसे ऐसे करके आप पहचान सकते हो कि कोई भी टेंस जो अगर आपको मिले तो उसके वाक्यों को पहचानना सबसे बड़ी चीज होती है, और ऐसे आप उस वाक्य को पहचान सकते हैं कि वो कौन से टेंस का वाक्य है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो जरा इसे लिख लें। देखिए ये जो वाक्य आप लिख रहे हैं इन वाक्यों का ट्रांसलेशन आप मुझे या तो व्हाट्सएप करेंगे या तो आप लोग उस कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दोनों प्रक्रिया आपके लिए दे रहा हूं। अगर आपको व्हाट्सएप करना है तो मेरा नंबर ये है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जब क्लास चलती रहे तो आप लोग इस पर कभी भी व्हाट्सएप नहीं करेंगे, कभी भी कोई मैसेज कोई भी चीज भेजेंगे मैं उसका रिस्पांस नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, जब भी आप भेजना सुबह से लेकर के दोपहर शाम तक के बीच में भेजना, सुबह 7 से लेकर के दोपहर तक, जब तक अभी छुट्टियां चल रही है, जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक। नहीं तो आप अपना क्वेश्चन भेजोगे, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका सोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है ना, तो इस नंबर पे आप तो या भेजो या तो मुझे कॉमेंट किया करो, मैं कॉमेंट बराबर चेक करता हूं। ठीक है, इसे आप जल्दी से लिख लें। ठीक है, अब तो लाइट सही है ना भाई। चलिए जल्दी से कर लीजिए, फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
चलिए जी, आप लोगों ने अभी जो देखा वो देखा पहचान। अब हम लोग बात करेंगे नियम की। किसकी बात करेंगे? नियम की बात करेंगे, ठीक है। और आज मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा, आप लोग मुझे कर करके, ये भी होमवर्क ही समझना, जो अभी ये लिखा गया है ये होमवर्क ही है। इसे आप लोग मुझे करके मुझे इसका अपना ट्रांसलेशन और हिंदी दोनों साथ साथ मुझे मैसेज करोगे, ठीक है, या कमेंट करोगे। आप लोग कमेंट किया करो, जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे मैं देखूंगा, मुझे अच्छा लगता है कि आप सब लोग कमेंट कर रहे हो, ठीक है। कमेंट कब करेंगे आप लोग? जब ये लाइव क्लास खत्म हो जाए। लाइव क्लास में करोगे तो नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं, आप जानते हो, मैं आपके कमेंट साथ साथ में देखता जरूर रहता हूँ, निगाहें दौड़ाते रहता हूँ, परंतु मैं उस चीज को एकदम सीरियसली नहीं करके कि मैं तुरंत तुरंत आपके काम को नहीं कर रहा होता हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, इससे डिस्टर्बेंस हो जाता है, आपकी क्लासेस खराब होने लग जाती है। मैं बार बार अभी देखूं कमेंट, देखो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो अगर इनका सबका कमेंट देखूंगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए कमेंट नहीं देखता, ठीक है ना। आप परेशान मत रहा करो कि सर कमेंट ही नहीं देख रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर कमेंट तो देखते ही नहीं है, देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, बाद में उसका रिप्लाई भी करता हूँ, बहुत बच्चे जो किए रहते हैं। तो वीडियो के बाद आप कमेंट कर दिया करो, पहले ध्यान से देखा करो। और एक काम जरूर किया करो, जैसे ही मैं वीडियो का, जैसे आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पहले मैं आपको स्टेटस अपना लगाता हूँ, आपके पास मैसेज आता है या आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, तो आप मेरे भैया उसको अपना व्हाट्सएप का, फेसबुक पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी चलाते हैं उसमें जो भी ग्रुप्स है उनमें सेंड किया करो। इससे क्या होगा, थोड़े और बच्चे जुड़ेंगे, और जब जितने अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे ना, तो उससे अपना उत्साह बढ़ता है। क्या उत्साह बढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में अपना कंपटीशन हो रहा होता है, और देख रहे होते हैं कि कौन अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा कर पा रहा हूं या और कोई बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अधिक से अधिक लोगों को जुड़ा करो। अभी तक देखो इतने दिन से मैं लाइव क्लास कर रहा हूं, अभी तक 50 बच्चों को, 100 बच्चों को आप लोग नहीं जोड़ पाए। तो अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ो मेरे भाई, ठीक है ना, तब और मजा आएगा, और भी खतरनाक खतरनाक चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है भाई। चलिए अब बात आती है रूल्स की। रूल्स, रूल्स क्या है? इसमें आपको एक हेल्पिंग वर्ब याद करना पड़ेगा। इसे एक्चुअली हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कर सकते, इसे हम मॉडल भी कह सकते हैं, लेकिन अब यहां पर तो आपको हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही बताऊंगा। अब तो यहां पर आपको मैं हेल्पिंग वर्ब के ही नाम से बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारे जीवन में जो आएंगे वो दो आएंगे। कौन आएगा? एक आएगा शैल और एक आएगा विल। एक आएगा शैल और एक आएगा विल। याद रखें कि शैल का प्रयोग हम लोग जो करते हैं वो केवल आई और वी के साथ करते हैं। अब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल नहीं समझिएगा, अब यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल मत समझिएगा, अब यहाँ पर आई और वी समझिए आप, ठीक है। तो आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, और बाकी जो भी होते हैं एक्सेप्ट आई एंड वी, सबके साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। लेकिन अगर आप सेंटेंस का अफर्मेटिव बना रहे हैं, लेकिन अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, मैं इधर पे नोट लिख देता हूं, नोट, will can be used, will can be used with I, with I and we too, but not, but only in, but only in affirmative sentence, affirmative sentences, not in negative or इंट्रक्टिव सेंटेंस। आप विल का यूज आई और वी के साथ भी कर सकते हो, लेकिन कब? केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। केवल कब? अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में नहीं करोगे, ये बात आप याद रखना। केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में करोगे, नेगेटिव में नहीं करोगे, इंट्रक्टिव में नहीं करोगे। इंट्रगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आपको आई और वी के साथ शैल ही लगाना पड़ेगा, इस बात को आप विशेष तौर पर याद रखना। यदि इसे कर दिए तो गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, वाइस वर्सा के रूल में चला जाएगा। अब याद रखिए कि जब शैल और विल आप लगाओगे तो इनके साथ आपको मेन वर्ब भी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेली नहीं आ सकती। हेल्पिंग वर्ब या मॉडल किसी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकती, और अगर वो अकेले नहीं आ सकती तो उसके साथ आएगा क्या? आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब।
तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके साथ क्या आएगी, उसी के साथ आती है मेन वर्ब, उसी के साथ क्या आती है मेन वर्ब। तो यहां पर जो आप मेन वर्ब लगा रहे होंगे, यहां पर जो मेन वर्ब आप लगा रहे होंगे उस मेन वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इस बात को आप विशेष तौर पर याद रखना, नहीं तो यही से वाक्य गलत होना शुरू होते हैं और ये गलतियां बरकरार रहती हैं, बनी रहती हैं, सुधर नहीं पाती। तो शैल और विल के साथ जब भी आप लगाओगे क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल के साथ अगर यूज हुआ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो आप वहां पर जो लगाओगे मेन वर्ब वो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इतनी बात हमारी शायद आप सबको क्लियर हो गई होगी। एक तो तरीका ऐसे समझ लो, या तो मैंने ऐसे कहा था कि शैल और विल मॉडल भी होता है, तो मॉडल के साथ तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि मॉडल के साथ आती है। अब इसे कौन सा मॉडल कहेंगे, इसे हम फ्यूचर मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूचर मॉडल कहते हैं। मतलब ऐसा मॉडल जो फ्यूचर बनाए, ऐसा मॉडल जो फ्यूचर बनाए उसे हम लोग ये कहते हैं। तो इसे अगर आप लोग लिख लें तो फिर अब कहानी को आगे बढ़ाएं। अब ट्रांसलेशन कैसे होगा, स्ट्रक्चर पैटर्न हम लोग देखेंगे, सेंटेंस का पैटर्न जल्दी से इसे लिखें। देखो मैं आपको लिखने का मौका दे रहा हूं, आप आराम से इसे पूरा लिखा करो, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं सेंटेंस का पैटर्न कैसे होता है। सेंटेंस के पैटर्न के बारे में आप लोग बखूबी जान चुके हैं पहले से। अब देखिए इन सब के बहुत ज्यादा कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज किए जाते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। जब सेंटेंसेस हम लोग बोल रहे होते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश या रिटन इंग्लिश में जब भी हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो इसका बहुत अधिक यूज हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, जैसे अगर यहां पे लिखना है आपको वी शैल, तो आप वी शैल की जगह पे आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ही विल आपको लिखना है, क्या लिखना है, ही विल लिखना है, तो ही विल पूरा ना लिख करके आप लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इससे दो फायदा होता है, एक तो शैल लगा है कि विल लगा है पता ही नहीं, कोई टेंशन नहीं है ना, और एक काम ये हो गया। दूसरा ये थोड़ा छोटा हो जाता है, थोड़ा ये छोटा हो जाता है, इससे आपको दोनों फायदा मिल जाते हैं, छोटा भी हो जाता है और आपका काम भी बन जाता है। तो ऐसे ही अगर आपको यू हैव लिखना है, क्या लिखना है, यू हैव लिखना है, ऐसे सबका होता है, सबका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, यू हैव होता है, तो आप इसे यू हैव न लिख करके केवल यू लिख दीजिए, ठीक है। जैसे आपको आई हैव लिखना है, क्या लिखना है, आई हैव, या आई हैड लिख लो, आई हैड लिखना है तो आप क्या लिखोगे, आइड, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इन्हीं फॉर्म्स को वी शैल, वी विल, ही विल, या यू हैव, यू ईव, या आइड, इसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। इन्हीं का नाम हम लोगों ने रखा हुआ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इसे बहुत लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म नहीं कहना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कह सकते हो आप। आई बात समझ में। अब आइए पैटर्न बनाना चालू करते हैं, सेंटेंस का पैटर्न बनाना चालू करते हैं कि सेंटेंस को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव बनाएंगे, तो अफर्मेटिव बनाओगे तो क्या होगा, बोलिए, हाँ सब लोग बोलिए मेरे साथ, हाँ जी, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, शैल या विल लगाएंगे, शैल या विल लगाएंगे। अब आप तो जान ही गए हो विल कब लगाएंगे, शैल कब लगाएंगे, ये बात तो बताने की जरूरत है नहीं, शैल विल कब लगाएंगे आप जान गए हो। तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग शैल या विल लगाएंगे, फिर यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिमेनिंग लगाएंगे। एक चीज लगाना हम सबको कदापि नहीं भूलना बेटा, क्या नहीं भूलना, फुल स्टॉप, नहीं तो वाक्य पूरा नहीं होगा, सेंटेंस पूरा नहीं होगा। दूसरा वाला नेगेटिव सेंटेंस अगर बनेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, फिर क्या लगाइए, शैल और विल। हमने कहा था कि इसे मेन वाले के साथ ही हम लोग नॉट वगैरह लगाते हैं, ठीक है। यहीं पे क्या लगाओगे आप, नॉट लगा दो, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, और फिर रिमेनिंग, ठीक है, और यहां पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। तीसरी वाली वाक्य में हम लोग इंटरेक्टिव सिंगल इंटरेक्टिव मानते हैं, तो सिंगल इंटरेक्टिव में क्या करोगे, केवल शैल या विल को ही सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट करोगे, केवल शैल या विल को ही सब्जेक्ट से पहले आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, शैल या विल लगाओगे, फिर आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे। अब जब इसे इधर सब्जेक्ट के पहले लगा दिया तो बचा क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर हम लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या बिछाएंगे बेटा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, रिमेनिंग, ठीक है भैया। और फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
अगली वाली बात आई 3.2 की, तो शेल विल तो लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब सब कुछ लगाएंगे। बस एक काम करेंगे, WH फैमिली के वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम लोग पहले कर देंगे। तो WH फैमिली को हम लोग क्या करेंगे, पहले लगा देंगे। तो WH फैमिली आप लगा दो यहां पर, पूरा पैटर्न सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो आप। क्या, शेल या विल लगाइए, फिर आप सब्जेक्ट लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाने के बाद आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ठीक, फिर रिमेनिंग जो भी चीजें बचेंगी। ठीक है जी, ये चीज हम लोग लगाते हैं। अब अगर हम लोग चौथी बात पर आए, तो चौथी बात पर अगर हम कहें तो इसी का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी होता है, इसी का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी होता है। मेरे भैया जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में बनाने लग जाएंगे तो क्या करेंगे, हमने कहा था सिंपल सा काम करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यही एक बात आपको ध्यान देनी है, और यही बात अगर हम ध्यान नहीं देते तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो क्या आपको ध्यान देना है कि हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा, किसमें, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है जी, तो अगर यहां पर लगाएंगे तो इस वाले पैटर्न को कॉपी करेंगे, 3.1 का 4.1 में कॉपी करेंगे, तो इसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे। तो हमने यहां पर क्या लिखा, शेल, शेल लगाया, विल लगाया, और उसके बाद हमने लिख दिया सब्जेक्ट, और इसी के तुरंत बाद हमने क्या पुट कर दिया, नॉट, और फिर सब्जेक्ट के बाद जब नॉट लगा दिया तो ये सभी चीजें बची। तो मेन वर्ब की हमने लगाया फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाया, ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी चीजें बची उसे हम लोगों ने क्या किया, यहां पर लिख दिया। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, ये नेगेटिव क्वेश्चन है तो इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क ही लगाना पड़ेगा। और अगली बात होती है 4.2 में, क्या लिखेंगे आप, पहले WH फैमिली लिख लीजिए, WH फैमिली लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप क्या लगाइए, शेल विल लगाइए, शेल और विल लगाइए, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे आप सब कुछ करते हैं। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर आपको लगाना पड़ेगा रेमेडी। ठीक है जी, इस तरीके से आपके सेंटेंस बनेंगे अंग्रेजी में। तो हिंदी में जैसे सेंटेंस होता है उसका अंग्रेजी में जब भी हम ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं तो इन बातों का हमको विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ता है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब में से कोई नहीं है तो बड़ी बात है। हमने एक कंडीशन ऐसी बताई थी जिसमें सब्जेक्ट ना हो तब भी वर्ब रहे तो काम कर सकता है। तो सब्जेक्ट की क्वालिटी है कि वो अंडरस्टूड भी रह सकता है ना, छुपा हुआ रह सकता है। तो ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं। इसे आप लोग कॉपी करो, फिर ट्रांसलेशन करते हैं, जल्दी से करिए। बेटा ये चलिए, चलो अब देखिए कुछ वाक्य हम लोग बनाते हैं। मैंने लिखा, प्रेमलता मेरे घर मेरे पिताजी के साथ आएगी। ठीक है, प्रेमलता मेरे घर मेरे पिताजी के साथ आएगी। क्लियर है, ये बात हमने लिखा, प्रेमलता मेरे घर मेरे पिताजी के साथ आएगी। दूसरा हमने लिखा, हम लोग
अपना काम स्वयं ही पूरा करेंगे। ठीक है, आगे लिखा विश्वनाथ अंकिता को कल दवा नहीं देगा। आगे लिखा क्या वह कल मेरे दोस्त के साथ क्रिकेट मैच खेलेगा? ठीक है, ये 4 वाक्य हमने लिखे हुए हैं। जरा पहले इन चारों को देखते हैं, फिर और बात। देखिए, अब जब फ्यूचर टेंस में जब फ्यूचर में कल की बात आती है, तो ये जो फ्यूचर में कल की बात आती है, ये कल मतलब ये नेक्स्ट डे को बताता है। कल मतलब किसको बताता है? नेक्स्ट डे को बताता है। और इसी नेक्स्ट डे की अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं टुमारो। क्या लिखते हैं? टुमारो। ठीक है, लेकिन अगर यही कल एक और होता है, पास्ट में आ जाए, अगर यही कल पास्ट के लिए कहने लग जाए, तो यहां पर ये जो होता है, ये जो कल होता है, ये पास्ट वाले जो कल के लिए होता है, ये वाला कल जो होता है वो लास्ट डे के लिए बताता है। कौन से डे के लिए बताता है? लास्ट डे के लिए बताता है। लास्ट डे मतलब प्रीवियस डे। ठीक है, किसको बताता है? प्रीवियस डे को बताता है। और ये प्रीवियस डे को बताता है, इसीलिए इसके लिए हम लोग यस्टरडे लिखते हैं। तो आपको डिक्शनरी वगैरह खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि अगर बीते हुए कल की बात होती है, तो जिसे हम लोगों ने क्या सीखा है? पास्ट वाला कल। अगर बीते हुए कल की बात होती है, ठीक है, बीते हुए कल की बात होती है, तो आप लास्ट डे या प्रीवियस डे या यस्टरडे लगाओगे। और अगर ये आने वाले कल की बात होती है, फ्यूचर की, अगर आने वाले कल की बात होती है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट डे या टुमारो लगाते हैं। आई बात समझ में? इस बात को आप विशेष ध्यान रखना। यहां पे अक्सर गलतियां हो जाती है, एग्जाम में भी गड़बड़ी करके दे देता है, आई शैल गो यस्टरडे ऐसा करके दे देता है। तो अगर ये ऐसी गलतियां दे दिया तो आप समझ लो कि बहुत बड़ी गलती है, ये ब्लंडर है। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखिए। आइए ट्रांसलेट करते हैं। प्रेमलता यहां पर सब्जेक्ट है आपका। प्रेमलता आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो हमने लिख दिया यहां पर प्रेमलता मेरे घर मेरे पिताजी के साथ आएगी। तो पहली बात तो आएगी, हमने देखा फ्यूचर का टेंस था, हम लोगों ने तुरंत निर्णय लिया कि यहां पर विल लगाएंगे कि शैल केवल आई और वी के साथ आप लगा सकते हो। ये दोनों चीजें एकदम परमानेंट हो गई, आई के साथ और वी के साथ आप लगा सकते हो, बाकी सबके साथ विल लगाओगे। इसका मतलब प्रेमलता के साथ विल लगेगा। तो प्रेमलता विल आएगी मतलब कम। और आप जानते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। प्रेमलता विल कम, कहां आएगी? मेरे घर आएगी। प्रेमलता कहां आएगी? मेरे घर आएगी। प्रेमलता विल कम टू माई हाउस। और किसके साथ आएगी? मेरे ही पिताजी के साथ आएगी। तो आप क्या लगाओगे? विद माई फादर। ठीक है, क्लियर हुआ? प्रेमलता विल कम टू माई हाउस विद माई फादर। दूसरे वाक्य में देखें, हम लोग अपना काम स्वयं ही पूरा करेंगे। तो हम लोग की अंग्रेजी अगर हम लोग देखें तो आप वी ऑल वी पीपल लगा सकते हो, और इसके साथ हम लोग लगाते हैं शैल। चाहो तो विल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों? क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव का, सेंटेंस किसका? अफर्मेटिव का, तो आप लगा सकते हो। वी शैल पूरा करेंगे, वी शैल फिनिश या कंप्लीट, वी शैल कंप्लीट, या आप चाहो तो फिनिश भी लगा सकते हो। ठीक है, वी शैल फिनिश किसका काम? अपना काम। अब यहां पर ये जो अपना काम है ये हम लोग के अकॉर्डिंग लगा। हम का होता है वी, तो अपना की अंग्रेजी बनेगी आर। क्या बनेगी? आर। वी शैल कंप्लीट या फिनिश आर वर्क, स्वयं ही पूरा करेंगे।
अब ये स्वयं ही किसके अकॉर्डिंग बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग। तो याद रहे कि जब इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो इस वी का जब सेल्फ फॉर्म बनाएंगे, रिफ्लेक्सिव बनाएंगे, तो अवर सेल्फ नहीं होता, अवर सेल्फ से होता है। क्या होता है, अवर सेल्फ, अवर सेल्फ नहीं होता। तो वी शैल कंप्लीट या फिनिश और वर्क आवर सेल्फ। ठीक है, ये हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। आगे लिखा विश्वनाथ अंकिता को कल दवा नहीं देगा, विश्वनाथ अंकिता को कल दवा नहीं देगा। अब यहां पर अगर हम विश्वनाथ की बात करें तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ अगर हम लोग देखें तो जैसे प्रेमलता जब लड़का था, लड़की थी तो हमने विल लगाया, तो लड़का होगा तब भी हम उसके साथ थर्ड पर्सन है, क्या लगाएंगे, विल ही लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, विश्वनाथ विल। अब नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसी विल के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। विश्वनाथ विल नॉट गिव। दो तरीके, चाहो तो मेडिसिन पहले लगाओ, अंकिता बाद में लगाओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हो, दोनों ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। दोनों को कैसे लगाएंगे ये हमने आपको बताया, तो मैं यहां पर यूज करता हूं, विश्वनाथ आनंद विल नॉट गिव मेडिसिन, मेडिसिन टू अंकिता। ठीक है, या मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, विश्वनाथ विल नॉट गिव अंकिता मेडिसिन, तब हमको टू लगाने की आवश्यकता ना पड़ती। ठीक है, अगला लिखा है, क्या वह कल मेरे दोस्त के साथ क्रिकेट खेलेगा। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप जानते हो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो सिंगल इंटरेक्टिव और एक होता है डबल इंटरेक्टिव। तो एक सिंगल इंटरेक्टिव और एक डबल इंटरेक्टिव दोनों पूछ सकते हो। तो सिंगल इंटरेक्टिव में ये जो शब्द क्या आया है इसकी कोई अंग्रेजी नहीं लगती, इसकी कोई अंग्रेजी नहीं लगती, बल्कि क्या लगाते हैं हम लोग, बल्कि लगाते ये हैं कि इसी मॉडल्स को, विल या शैल को हम लोग सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले यूज कर देते हैं, और जैसे ही हम लोग सेंटेंस में सबसे पहले यूज कर देते हैं वो क्या की अंग्रेजी को कवर कर लेता है। तो यहां पर अब हमको डिसीजन लेना है कि मैं विल लगाऊं या शैल लगाऊं। तो वह आया है तो वह क्या मांगेगा अपने बाद, विल मांगेगा, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर, विल ही मेरे दोस्त के साथ क्रिकेट खेलेगा। तो अब विल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, अब हमको लगाना पड़ेगा मेन वर्ब, तो हो जाएगा विल ही प्ले, विल ही प्ले क्रिकेट, विल ही प्ले क्रिकेट किसके साथ खेलेगा, मेरे दोस्त के साथ खेलेगा, तो लगाएंगे विद माय फ्रेंड, विल ही प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड। और कब खेलेगा, अब आप मुझे बताओ कब खेलेगा, कल खेलेगा, और ये कल कौन सा होगा, ये फ्यूचर का है कल, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर वाले के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, टुमारो। तो क्या होगा, विल ही प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड टुमारो। ठीक है, ये ट्रांसलेशन होके तैयार हो गया आपका। क्लियर हुई बात। तो ऐसे आप लोग इसका ट्रांसलेशन कर लिया कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब कुछ वाक्य और बढ़ाते हैं। काफी बच्चे सही भी बना रहे हैं, छोटी मोटी गलतियां, देखिए ये टेंस है, इसकी गलती जब होती रहे तो आप इसे सुधारिए, क्योंकि अगर ये बेसिक चीज आपको नहीं आएगा, देखिए कहीं भी आप बाहर कोचिंग पढ़ने जाएंगे, जब बाहर आप जाते हैं तो वहां पर आपको टेंस में ये सब चीजें नहीं बताते, वो सीधे सीधे एरर वगैरह बताते हैं कि क्या एरर, कैसे एरर आती है, और हम आपको टेंस बताने के साथ साथ एरर भी बता रहे हैं, दोनों चीजें आपको साथ में मिल रही हैं। तो ये बात आप फायदा ले लो कि अगर आप कहीं भी जाओगे तो पहले तो आपको इसका बेसिक ग्रामर आना चाहिए, वो बेसिक ग्रामर ही अगर नहीं आ रहा तो फिर कभी भी आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये बेसिक ग्रामर जो हमने आपको सिखाने का शुरू किया है, प्रक्रिया चयन शुरू किया है, उसमें आप लोग हेल्प कर रहे हो, पूरा पूरा आप इसे समझे, एक बार दो बार आप वीडियो को देखा करो। तो पहली बार देखोगे हो सकता है आपको कम समझ में आए, जब दूसरी बार तीसरी बार देखोगे तो आप इसके मास्टर हो जाओगे, आप आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है ना, मुझे भी पहले नहीं आता था, एक दो बार तीन बार चार बार करता था, बाद में आ जाता था, जब आ जाता तो उस पैटर्न को सीख लेता था, तो वैसे ही पैटर्न अब लगाना चालू कर दिया। ठीक है, ऐसे आप भी सीखा करो। क्लियर है ना, आगे देखते हैं। लिखा, क्या सुधा अपनी किताबें अपनी शादी के बाद गुड़िया को देगी, ठीक है, आगे लिखा, एकता
4 सालों के बाद 4 सालों के बाद कहां जाएगी, कहां जाएगी और क्यों, और क्यों। ठीक है, मैंने लिखा साधना, रमेश और मुझे, रमेश और मुझे अनार क्यों नहीं देगी, क्यों नहीं देगी। ठीक है, एक और वाक्य, क्या आप सबके माता पिता, क्या आप सबके माता पिता आप सब पर, आप सब पर 2 वर्ष बाद भी, 2 वर्ष बाद भी भरोसा करेंगे, भरोसा करेंगे। ठीक है, ये कुछ वाक्य है, इनका ट्रांसलेशन हम सबको करना है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, आइए जरा करते हैं। क्या सुधा अपनी किताबें अपनी शादी के बाद गुड़िया को देगी। तो अब अगर यहां से हम लोग समझें तो ये वाक्य कुल मिलाकर हमारा ये था, क्या सुधा अपनी किताबें गुड़िया को देगी, बस इतना था। बाद में ये जो एक शब्द और यहां पर शब्दों के कुछ समूह जुड़े हैं अपनी शादी के बाद, इसे हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसे बनाइए। ये देख रहे हैं आप, इंटरेक्टिव सेंटेंस है, इंटरेक्टिव है तो शैल विल को बाहर निकालो, सुधा यहां पर लड़की है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो आप क्या पहले निकालोगे, विल को। तो क्या हो गया, विल। ठीक है, विल सुधा, विल सुधा देगी मतलब गिव। अपनी किताबें, अपनी किसके लिए लगाया गया है, सुधा के लिए लगाया गया, सुधा लड़की है, हर लगाएंगे। विल सुधा गिव हर बुक्स, हर बुक्स। ठीक है, किसको देगी, विल सुधा गिव हर बुक्स। चाहे दो तरीके से बना सकते थे, यहां पर मैं पहले गुड़िया लगा के फिर बुक्स लगा दूं, टू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं वो वाला पहले लगा देता हूं। विल सुधा गिव गुड़िया, विल सुधा गिव गुड़िया हर बुक्स, हर बुक्स। अभी तक हमने जो बनाया वो ये बनाया कि क्या सुधा गुड़िया को अपनी किताबें देगी, और देगी कब, शादी के बाद, अपनी शादी के बाद। तो अपनी शादी मतलब किसकी शादी, ये सुधा की शादी। अपनी शादी मतलब किसकी, सुधा की शादी। तो क्या लगा होगा, गुड़िया आफ्टर, आफ्टर हर मैरिज, आफ्टर हर मैरिज। ठीक है भैया, कोई दिक्कत। विल सुधा गिव गुड़िया हर बुक्स आफ्टर हर मैरिज। यहां पर देखो लिखा गया एकता 4 सालों के बाद कहां जाएगी। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, ये 4 सालों के बाद क्या है, लेना देना नहीं, हमको बस इतने से मतलब है कि एकता कहां जाएगी और क्यों, बस इतने से मतलब है। लेकिन ये और क्यों जैसे ही वाक्य में जुड़ा तो इसे हम जानेंगे कि ये कोई दूसरा सेंटेंस है, ये छोड़ दिया। इतने से मुझे पता लगाना है कि एकता कहां जाएगी। तो एकता कहां जाएगी, अब ये देखो इंटरेक्टिव सेंटेंस है, तो कहां की अंग्रेजी सबसे पहले लगाओ। क्या हो गया, वेयर विल एकता गो, वेयर विल एकता गो। अब कब, 4 सालों के बाद। तो इसे इसी सेंटेंस में जुड़ा था, इसे यहीं पे बनाएंगे। वेयर विल एकता गो आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स ना। ये बन के तैयार हुआ एक पार्ट का कि 4 साल बाद आफ्टर 4 इयर्स वेयर विल एकता गो। एक बात तो ये बन गई, और आगे लिखा और क्यों, तो यहां पर जोड़ेंगे एक बात और, एंड वाई। क्या जोड़ेंगे, एंड वाई। क्लियर हुई हमारी बात, वेयर विल एकता गो आफ्टर 4 इयर्स एंड वाई। क्लियर।
आगे लिखा गया है साधना रमेश और मुझे अनार क्यों देगी, क्यों नहीं देगी। साधना रमेश और मुझको अनार क्यों नहीं देगी। यहां मुझे को मुझको लिख दीजिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लगेगा। मुझको अनार क्यों नहीं देगी। अब देखो क्यों नहीं देगी आ गया, तो यहां पर ये क्वेश्चन तो पूछ ही रहा, साथ ही साथ ये इंटरेक्टिव हो गया। इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, साधना। साधना क्या है आपका सब्जेक्ट है। अब पहले आप यूज करोगे क्यों की अंग्रेजी, तो क्यों की अंग्रेजी क्या लगाओगे, वाई। ठीक है, वाई विल साधना, वाई विल साधना। अब इसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको अंग्रेजी किसकी लगानी पड़ेगी, नॉट की। वाई विल साधना नॉट गिव। अब आप फिर से वही बात, चाहो तो आप इन सबको पहले लगा दो या पहले अनार लगा दो तब लगाओ। तो मैं इसे दूसरे तरीके से बना देता हूं। वाई विल साधना नॉट गिव पोमेग्रेनेट टू रमेश एंड मी, टू रमेश एंड मी। ठीक है, क्लियर हुई बात हमारी। आगे लिखा क्या आप सबके माता पिता आप सब पर 2 वर्ष बाद भी भरोसा करेंगे। तो अब यहां पर देखो ये सिंगल इंटरेक्टिव का सेंटेंस है और सिंगल इंटरेक्टिव सेंटेंस वेरी इजी। तो आप सबके माता पिता यहां पर ये है, तो आप क्या लगाओगे, विल या शैल। आप कहोगे सर विल लगाएंगे, तो होगा विल। आप सब मतलब योर, विल योर माता पिता मतलब पेरेंट्स, विल योर पेरेंट्स। भरोसा करना होता है बिलीव या रिलाई। विल योर पेरेंट्स बिलीव ऑन यू ऑल कब, 2 वर्ष के बाद भी। अब 2 वर्ष के बाद भी अगर अंग्रेजी आई तो इवन लगाना पड़ेगा, ऑन यू ऑल इवन आफ्टर 2 years, even after 2 years. Will your parents believe on you all even after 2 years? ठीक है, ये दोनों हमारा बना ट्रांसलेशन। ये आपका टेंस था फ्यूचर इंडिफरेंट या सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस का। कोई कठिनाई नहीं है, बड़े आसान होते हैं, तो आराम से आप इसे बना लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसे अगर आप लोग बना लें, अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप बताएं। ठीक है, क्या इसमें किसी को कोई समस्या हो रही है क्या, फ्यूचर इंडिफरेंट या सिंपल फ्यूचर में कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या, आप कहोगे नहीं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, आज का लेक्चर यहीं तक फिनिश करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में इसी टाइम पर इसी चैनल पर। तब तक आप लोग देखते रहो, शेयर कमेंट लाइक करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए, अधिक से अधिक सक्रिय लोगों को जोड़िए। किसी ऐसे लोगों को ना जोड़िए जिनसे पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, सक्रिय लोगों को जोड़िए। जो लोग सक्रिय रहेंगे, जो पढ़ना चाहेंगे, उनसे कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तभी हमारा काम अच्छा हो सकता है, नहीं तो काम अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आप अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स, आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पे इसी चैनल पर अगली वीडियो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।